विधानसभा के बजट सत्र की और चौथे दिन यानी कि आज चिरमिरी की भूमिगत खदानों से प्रभावित गांवों का आज सदन में मुद्दा उठेगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि विपक्ष किडनी के रोग से बुरी तरह प्रभावित सुपेबेड़ा और आसपास के गांव की उपेक्षा पर सरकार को घेरने की कोशिश में है। बीजेपी आज भी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग उठा सकती है, क्योंकि ऐसी खबरें मिली है कि कोरिया जिले की चिरमिरी स्थित SCCL की बंद पड़ी भूमिगत खदानों में वर्षों से आग लगी हुई है और इसकी वजह से सतह पर मौजूद हल्दीबाड़ी, बड़ी बाजार, महुआ दफाई आदि गांव में जमीन फट रही है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार हैं। बीजेपी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग कर सकता है। इसके साथ ही आज आपको बता दें चौथा दिन है विधानसभा बजट सत्र का। सुपेबेड़ा का मुद्दा सदन में एक बार फिर से गूंज सकता है। लेकिन अगर तीसरे दिन की बात करें सदन के तीसरे दिन की, तो काफी हंगामेदार सत्र रहा तीसरे दिन, जहां 505 करोड़ के अनुपूरक बजट की चर्चा के बाद ये अनुपूरक बजट तो पास हो गया, लेकिन विपक्ष में बैठी बीजेपी ने सदन में काफी हंगामा किया। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर भी इस दौरान हमला बोला। कर्ज को लेकर सदन में जमकर हंगामा किया गया। देखिए 2020-21 का जो मुख्य बजट का आकार था वो 95,650 करोड़ का था। प्रथम अनुपूरक आकार 3,807 करोड़, द्वितीय अनुपूरक 2,387 करोड़ और तृतीय अनुपूरक का आकार है वो 505 करोड़ का। कुल मिला के प्रथम, द्वितीय और तृतीय अनुपूरक सहित बजट का कुल आकार 1,02,349 करोड़ का हो गया है। इस प्रकार से 505 करोड़ का एक अनुपूरक बजट था जो सर्वसम्मति से पारित हुआ। मैं कह रहा हूँ यदि 14,000 करोड़ भारत सरकार हमको दे देती जो हमारे हिस्से का है, हमको कर्ज नहीं लेना पड़ता, कम लेना पड़ता। और ये भारतीय जनता पार्टी से लोगों को कहूँगा कि आप प्रधानमंत्री से, वित्त मंत्री से मिल के कम हमारी सहायता करिए, क्योंकि ये कोई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सवाल नहीं है, ये तो पूरे छत्तीसगढ़ का सवाल है। और ये नुकसान है वो छत्तीसगढ़ का नुकसान है, कोई भूपेश बघेल का नुकसान नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का नुकसान नहीं है, प्रदेश का नुकसान है और इसमें हम सब प्रभावित होते हैं। और इसलिए पार्टी इस तरह से ऊपर उठ के इन लोगों को भी अपनी बात केंद्रीय मंत्रियों से कहना चाहिए। इधर दूसरी तरफ विपक्ष ने प्रदेश सरकार को गरीब सरकार बताया है और बजट पर भी सवाल खड़े किए। पूंजीगत व्यय में कितना खर्च किया गया और राजस्व मद के लिए कितना प्रावधान था। आश्चर्य करोगे आप लोग कि पूंजीगत व्यय के लिए जो मद किया गया था, ये मद 100 रुपया, 100 रुपया और 100 रुपया, यानी 300 रुपये के प्रावधान पूरे बजट में 505 करोड़ का पूंजीगत व्यय था। बाकी पूरा राजस्व मद में पूरा का पूरा प्रावधान था। यानी इतनी बहस की जरूरत ही नहीं है कि आप यदि 11 करोड़ का पुल का निर्माण कवर्धा रोड में कर रहे हो तो 100 रुपया का टोकन प्रावधान। कि सप्लीमेंट्री जो बजट है, खास करके जो गरीबों के लिए, उनके कल्याण की योजनाओं के लिए और उसके जो मैचिंग ग्रांट है उसकी प्रतिपूर्ति के माध्यम से इस बजट में शामिल किया जाए ताकि आने वाले समय में उनको लाभ मिल सके। लेकिन मैंने कहा कि दीनहीन सरकार की दीनता को प्रदर्शित कर रही है ये बजट। और आज पूरे छत्तीसगढ़ में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, राष्ट्रपति के द्वारा संरक्षित कोरवा आदिवासी सुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं के साथ में जितनी घटनाएं छत्तीसगढ़ में हो रही हैं वो शर्मनाक घटनाएं हैं और उसके ऊपर में सरकार चर्चा नहीं करना चाहती, ये और ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। इधर बालोद के गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद पर पूर्व विधायक राजेंद्र राय के साथ ही भाजपाइयों ने कार्यालय निर्माण में सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है, जिसे कांग्रेस ने बेबुनियाद बताया और इन आरोपों का खंडन किया है। दरअसल दर्जन भर भाजपा के लोग SDM कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें सत्ता का दुरुपयोग, अवैध कब्जा करने और गुंडरदेही में कार्यालय बनाने की बात कही। लेकिन कांग्रेसियों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि लगातार गुंडरदेही विधायक और संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद की लोकप्रियता जनता के सामने बढ़ती जा रही है और इसे ही देखकर
भाजपाइयों को तकलीफ हो रही है। यहाँ बातें हैं, क्योंकि सबसे पहले बता दूं कि विधिवत उप संचालक पशु चिकित्सा द्वारा उसके लिए एनओसी दिया गया है। उन्होंने मांग किया था माननीय विधायक जी ने, और चूँकि विधायक जी बहुत ही सक्रिय और क्षेत्र में उनका एक कार्यशैली से लोग जनता बहुत प्रभावित है। जनता के सुख दुख के लिए उन्होंने एक कार्यालय की मांग, बीजेपी का जो लगाया गया है वो अनगलत है, क्योंकि उनके लोकपिता उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। इधर छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने प्रदेश के 10 अधिकारियों के तबादले किए हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के तबादले हुए हैं, जिनमें से 5 नगर निगमों के आयुक्त भी बदले गए हैं। बात करें कुछ प्रमुख नामों की तो आशुतोष चतुर्वेदी, जिन्हें राजनांदगांव नगर निगम आयुक्त बनाया गया है। इधर प्रभाकर पांडे को अंबिकापुर के नए आयुक्त के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी है, तो हरीश मंडावी को दुर्ग के नए निगम आयुक्त के तौर पर जिम्मेदारी मिली है। इसके साथ ही आपको बता दें, अजय कुमार त्रिपाठी बिलासपुर के निगमायुक्त होंगे। वहीं मनीष मिश्रा धमतरी के निगमायुक्त के तौर पर इन्हें नियुक्त किया गया है। चंद्रकांत कौशिक संयुक्त कलेक्टर धमतरी बनाए गए हैं। इंद्रजीत वर्मा संयुक्त कलेक्टर कवर्धा, वहीं आशीष कुमार टिकरिहा सूडा के सीईओ बनाए गए हैं। तो ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल सरकार ने किया है। और इधर छत्तीसगढ़ में भी बढ़ते कोरोना के आंकड़ों को लेकर भूपेश सरकार गंभीर है, और यही कारण है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक ली। कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश दिए। तो आपको बता दें कि इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री, इसके साथ ही गृह मंत्री और कृषि मंत्री मौजूद थे। और छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। कोरोना का कमबैक हो रहा है, जिसके चलते सरकार गंभीरता दिखा रही है और तमाम गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश एक बार फिर से सरकार की तरफ से दिए गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए गोधन न्याय योजना को लेकर ट्वीट किया है, और ट्वीट करते हुए लिखा है, गोधन न्याय योजना का बीजेपी ने मजाक उड़ाया था। आज केंद्र से छत्तीसगढ़ मॉडल अपनाने का अनुरोध कर रहे हैं। आगे मुख्यमंत्री ने लिखा कि आज उसी भाजपा के लोग केंद्र सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। बीजेपी के लोग केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ मॉडल अपनाने का अनुरोध कर रहे हैं। तो ये निशाना साधा है बीजेपी पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के बारे में बात करते हुए उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि जो बीजेपी इस योजना का मजाक उड़ा रही थी, आज वही केंद्र से अपील कर रही है, अनुरोध कर रही है कि इसे अपनाया जाए। अच्छी चीजें अपनानी चाहिए, ये तंज भी कसा है भूपेश बघेल ने। और इधर छत्तीसगढ़ के लिए एक अच्छी गुड न्यूज ये है, खबर ये है बिलासपुर के वासियों के लिए, खासतौर पर पीएम किसान सम्मान निधि के क्रियान्वयन में बेहतर प्रदर्शन के लिए बिलासपुर को अवार्ड मिला है। तो आपको बता दें, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बिलासपुर कलेक्टर को सम्मानित किया। दरअसल भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 2 साल पूरे होने पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और जिलों को ये सम्मान दिया, जिसमें बिलासपुर ने भी अपनी जगह बनाई है। इधर प्रदेश के रायगढ़ में शासन ने बची हुई धान की खरीदी फिर से शुरू करने के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि जिले में लगभग 54,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी नहीं हो पाई है। हालांकि धान खरीदी में इस बार पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल सरकार ने 2,000 रुपए धान खरीदी की कीमत तय की, लेकिन व्यापारी चाहे तो इससे कम या ज्यादा की बोली लगा सकते हैं। इधर जिले में धान की बोली लगाने के लिए सिंडिकेट बनने के आसार नजर आ रहे हैं, जिससे कीमत और भी प्रभावित हो सकती है। छत्तीसगढ़ में धान को लेकर काफी सियासत हुई थी, लेकिन एक बार फिर से धान खरीदी शुरू की जाएगी। वहीं बिलासपुर में अरपा के दूसरे क्षेत्र को स्मार्ट सिटी में शामिल करने की मांग अब उठने लगी है। क्षेत्र के पार्षद मांग को लेकर लामबंद हो रहे हैं। अरपा के दूसरी तरफ विकास को लेकर ये मांग की जा रही है। तो आपको बता दें कि फिलहाल शहरी क्षेत्र के सीमित एरिया को ही स्मार्ट सिटी का लाभ मिल रहा है, जबकि बिलासपुर नगर निगम का आधा क्षेत्र अरपा के दूसरी तरफ बसा हुआ है, जिसमें करीब
18 वार्ड आते हैं, लेकिन ये सभी वार्ड स्मार्ट सिटी के दायरे से बाहर हो गए हैं। हालांकि खबर यह है कि जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं वो सिर्फ चिन्हित दायरे के अंदर ही हो रहे हैं। ऐसे में अरपा के दूसरी तरफ जो लोग रह रहे हैं वो इसे उपेक्षा मान रहे हैं। उनका कहना है कि वो भी निगम को टैक्स देते हैं, तो स्मार्ट सिटी का लाभ उन्हें भी मिलना चाहिए। ये है कि एबीडी में सरकंडा के क्षेत्रों को, राजकिशोर नगर को, कोनी को, सरकंडा को, चाटीडी को, लिंगेडी को, खमतराई को, बेहतराई को, बिरकोना को, बिजौर को, जो भी उनको उचित लगता है जहां डेवलपमेंट किया जा सकता है उन क्षेत्रों को भी चिन्हांकित किया जाए और उसका विकास किया जाए स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है, कल हमने सांसद महोदय को ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने बहुत अच्छे से हमें आश्वासन दिया है कि मैं दिल्ली में बात रखूंगा और आपकी बात जायज़ है उन्होंने कहा, और मैं ये बात रखूंगा और प्रयास करूंगा कि स्मार्ट सिटी में ये शामिल हो जाए। और अगर नहीं होता है और परिस्थिति ऐसी बनती है कि जानबूझकर नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में अरपा पार के लोग उग्र आंदोलन के लिए तैयार हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से नक्सलियों ने कायराना करतूत को अंजाम दिया है। नारायणपुर जिले में 2 अलग अलग जगह आईडी ब्लास्ट किया गया, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए और 1 जवान घायल है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। खबर मिली है कि नारायणपुर सोनपुर सड़क पर शाम के वक्त नक्सलियों ने यह आईडी विस्फोट किया था, जिसमें आईटीबीपी के 53वीं बटालियन का एक जवान बालास्वामी और जिला रिजर्व पुलिस बल का कनैर हुसैनी शहीद हो गया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आका बेड़ा के पास किए गए आईडी ब्लास्ट में छत्तीसगढ़ पुलिस का एक जवान घायल है, जिसका इलाज जारी है। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवानों की शहादत पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने जवानों के परिजन के प्रति संवेदना व्यक्त की है। और इधर छत्तीसगढ़ में नक्सली अपनी निराशा मुख्य धारा में लौट रहे अपने ही साथियों के परिवारों पर निकाल रहे हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है वो आपको बता दें, क्योंकि दंतेवाड़ा में अपने एक साथी के सरेंडर करने के बाद नक्सलियों ने उसके पिता की गला रेतकर हत्या कर दी। जानकारी मिलने के बाद जवानों ने शव बरामद कर लिया है। जानकारी के मुताबिक नक्सली जोगा कवासी ने 1 जनवरी को सरेंडर कर दिया था। इसके बाद मंगलवार देर रात नक्सली बड़ी संख्या में उसके गांव पहुंच गए। उस दौरान घर में उसके बूढ़े पिता लखमा कवासी थे। नक्सली उन्हें उठाकर ले गए और गला रेतकर उनकी हत्या कर दी। तो सरेंडर करने वाले अपने साथियों को नक्सली लगातार धमकी दे रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि नक्सलियों की कटे कल्याण एरिया कमेटी ने 10 फरवरी की सुबह पर्चा फेंककर सरेंडर करने वाले अपने साथियों को गद्दार बताया था, जान से मारने की धमकी दी थी। इधर छत्तीसगढ़ के दुर्ग पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया है जिसने बीते 3 सालों में 1 नहीं 2 नहीं पूरी 17 चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। तो आपको बता दें, आरोपी के साथ चोरी के जेवरातों को खरीदने वाले 2 और आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। पुलिस ने इनके पास से नकदी सहित तकरीबन 2.5 किलो चांदी और 164 ग्राम सोना जब्त किया, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। इधर अभी पूछताछ पुलिस कर रही है और पूछताछ में और भी कई खुलासे हो सकते हैं। एक चोर पकड़ाया जीतू चेलक, जिसके साथियों को पकड़ के पूछताछ की गई तो उसने 17 नकबजनी के मामले पकड़ में आए हैं, जिसमें उसके द्वारा किए गए चोरी के लगभग 10 लाख से ऊपर का माल का खुलासा हुआ है, जिसमें सोने का 164 ग्राम और चांदी के भी 2 किलो से ऊपर के हैं और कुछ कैश बरामद हुआ है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धमतरी की, जहां के कल्ले गांव के लोग अवैध शराब की बिक्री से अब इतने परेशान हो गए कि खुद ही प्रशासन से गांव में शराब दुकान खोलने की मांग करने लगे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन अवैध शराब को रोकने में नाकाम है। लोगों का कहना है कि प्रशासन या तो अवैध शराब की बिक्री को पूरी तरह से रोक दे, नहीं तो पहले की तरह गांव में शराब की दुकान खोल दे, ताकि लोगों को ज्यादा कीमत पर शराब ना खरीदनी पड़े। वहीं आबकारी विभाग का ये कहना है कि शिकायत पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे गांव में ना बहुत से प्रकार के ना
चोरी हारी होते और हमारा दारू भट्टी जो आवत है वो दारू बंद हो जाए। अगर शासन अगर बंद नहीं कर सके थे तो हमारे गांव पुराना दारू भट्टी इस मूल्य में वो दारू भट्टी ला खोल दे, ताकि आज 150 रुपया में दारू लेकर के पियत गरीब आदमी तो दारू लाना सही रेट में हम ले सकन। और इधर पेंड्रा पुलिस ने तालाब में मिले शव के मामले की गुत्थी को सुलझा लिया है। मामले पर पुलिस ने खुलासा किया है कि प्रेम प्रसंग के चलते आरोपी पति ने ही पत्नी के प्रेमी की हत्या की और फिर शव को तालाब में फेंक दिया। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी को जरूर गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला गौरेला थाना क्षेत्र का है, जहां पिछले 3 दिन से करीब 3 दिन पहले एक व्यक्ति के लापता होने की रिपोर्ट परिजनों ने लिखाई थी, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही थी। और इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी रमेश को उसकी पत्नी और प्रेमी अजय के प्रेम प्रसंग के बारे में पता चल गया था, जिसके बाद रमेश ने प्रेमी अजय की हत्या की और शव को तालाब में फेंक दिया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अभी आगे की कार्रवाई की जा रही है। अजय, रमेश और उसकी बीवी ये तीनों ईंट भट्टी में काम किया करते थे, जिसमें रमेश की पत्नी के साथ अजय का अवैध संबंध होना पाया गया, जिसको ये रमेश ने रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसका उसको पहले से ही एक मन में बना लिया था कि मेरे को अजय को मर्डर करना है। पीछे पीछे गया और उसका गर्दन मरोड़कर उसको तालाब में फेंक दिया, फिर जिसके तहत 302-201 का कायमी की गई और आज दिनांक उसको गिरफ्तार करके रिमांड पर भेजा गया है। और इधर देखिए, बढ़ती महंगाई का असर छत्तीसगढ़ में भी साफ दिख रहा है। राजधानी रायपुर में पेट्रोल के रेट की हम बात करें तो स्पीड पेट्रोल 90 रुपए के पार पहुंच गया है। और इधर घरेलू गैस के दामों की बात करें तो 20 दिन में 120 रुपए की बढ़ोतरी घरेलू गैस सिलेंडरों में हुई है, जिसके बाद गैस सिलेंडर के दाम अब 840 रुपए हो गए। वहीं सामान्य पेट्रोल की कीमत आपको बता दें तकरीबन 89 रुपये 28 पैसे हो गए। स्पीड पेट्रोल 92 रुपये 11 पैसे और डीजल 87 रुपये 96 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। इधर राजधानी रायपुर से ही खबर, जहां क्रिकेटरों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खबर है 10 आईपीएस सहित 200 से अधिक पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है। शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में ये सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। तो आपको बता दें कि आने वाले दिनों में इस स्टेडियम में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज होने वाली है, जिसमें क्रिकेट से जुड़े हुए तमाम बड़े चेहरे नजर आएंगे। सीरीज में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का आना जाना रहेगा और उसी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। आपको ये बता दें कि 2 मार्च से 21 मार्च तक रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का आयोजन किया जाएगा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसका शुभारंभ करेंगे। इधर राजनांदगांव में बर्तनों की खरीदी को लेकर एक बड़ा घोटाला हुआ है। शुरिया विकास खंड के स्कूलों में केवल कुकर ही बांटे गए, जबकि शिक्षा विभाग की तरफ से हर स्कूल में करीब 4 बर्तन बांटे जाने थे। कई स्कूलों में बर्तनों को डंप करके तक रखा गया था, लेकिन उन्हें बांटा नहीं गया। हालांकि अब जो बर्तन बांटे गए हैं उनकी क्वालिटी पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मामले पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने जिला शिक्षा अधिकारी के इनकार करने पर ही बर्तन नहीं बांटे जाने की बात कही है। इधर जब डीईओ से बात की गई तो कुछ और ही बयान देते वो नजर आए। आपको ये पूरा मामला बताते हैं, जहां कोरोना काल में शिक्षा विभाग ने 1 करोड़ 78 लाख रुपए के बर्तन खरीदे थे, जो स्कूलों में बांटे जाने थे। पाठकों को बुला करके यहाँ बांट दिए हैं ना जी, और 147 स्कूल में बांटे हैं। जांच कराएं, देखेंगे, पता करेंगे कि क्यों जो है उनको घरों में क्यों है, वहाँ तालाबों में रहना चाहिए। अभी हो सकता है कि अभी शालाओं में मध्याह्न भोजन नहीं बनाया जा रहा है, इसलिए शायद वो रखे होंगे। विकासखंड शिक्षा अधिकारी की टीम के द्वारा जो है इसकी जांच कराई गई है और उसके जो मापदंड है, वो मापदंड के आधार पे जो है कुकर सही पाई गई है। और जो अन्य सामान थे, कढ़ाई, भगोना और जग जो है, इसमें जो क्रय आदेश जारी किया गया था, उस क्रय आदेश के वजन के आधार पे जो है कुछ कम मात्रा पाई गई थी और उस कम मात्रा के आधार पे जो है 13,53,000 जो है संबंधित फर्म का जो है काट के शासन के खाते में जमा कर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम में लापरवाही बरतने के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया। अब मामले में 1 हफ्ते बाद दोबारा सुनवाई होगी। तो आपको बता दें कि साल 2018 के एग्जाम में बैठने वाले एक अभ्यर्थी की शिकायत पर ये मामला कोर्ट पहुंचा था। अभ्यर्थी का आरोप है कि उसकी आंसर शीट से 4 पन्ने गायब थे, जिस वजह से वो 30 नंबर पीछे रह गया और वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया। अभ्यर्थी नारायण तिवारी ने आरटीआई के जरिए जानकारी निकाली थी, जिस पर जस्टिस गौतम भादुरी की सिंगल बेंच सुनवाई कर रही है। यूं तो घर के सामने अभी तक आपने नेम प्लेट ही देखी होगी जिसपे मकान मालिक का नाम अंकित होता है, लेकिन कोरिया में एक परिवार ने अपने घर के बाहर नेम प्लेट की जगह एक फरमान लगा दिया है। और फरमान ये है कि अगर घर के सदस्य हादसे का शिकार होते हैं तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। ये पूरा मामला दरअसल चिरमिरी का है, जहां कुछ इलाकों में 1 फरवरी को भूस्खलन हुआ था और कई मकान इसमें क्षतिग्रस्त हो गए। लिहाजा प्रशासन ने लोगों को कुछ दिनों के लिए एक स्कूल में आश्रय दिया, लेकिन जब स्कूल खुले तो लोगों के सिर पर से जो लोगों के सिर पर छत थी वो भी छिन गई। हालांकि एसईसीएल ने रहने के लिए क्वार्टर जरूर दिए थे, लेकिन लोगों का ये कहना है कि क्वार्टर्स की स्थिति काफी खराब है, वहां रहा नहीं जा सकता है, जिसके बाद सभी अपने क्षतिग्रस्त मकानों में रहने को मजबूर हैं। लोगों की शिकायत के बाद महापौर कंचन जायसवाल ने मदद का आश्वासन दिया है। हुआ डर का माहौल, हम लोग 4-4 घंटा सोते हैं, सब लोग आपस में जितने मोहल्ले वाले आके 6 घर शिफ्ट हुए हैं, 4-4 घंटा सभी लोग सोते हैं। अगर कोई सामने वाला सो रहा तो हम जगते हैं, हम सोते हैं तो दूसरा तीसरा ऐसे करके सोते हैं, जगते हैं। घर में नींद नहीं सोते हैं। घर में चिपकाए क्यों हो? इसलिए कि हमको शासन प्रशासन से सिर्फ आश्वासन मिला और कुछ भी नहीं मिला। हल्दीबाड़ी में जो हमारा बस का इलाका है, वहाँ पे अब जो वहाँ के रहवासी हैं वो वापस अपने अपने घरों में चले गए हैं, जैसा मुझे पता चला है। मैंने जीएम से भी जैसा बात किया था कि अगर वो घर में जहाँ पे उनको शिफ्ट किया जा रहा है, उनको अगर थोड़ी बहुत तकलीफ है, जो भी रिनोवेशन का काम है, जो भी मरम्मत का काम है, हम उनको करवाने के लिए पूरा गारंटी देते हैं। और जीएम साहब ने भी बोला है कि थोड़ा बहुत सुधार कार्य करा के फिर उनको शिफ्ट कराया जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके इसके